जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत न करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्यवस्था लागू की गई थी 2016 में। कब? तो 2016 सही उत्तर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के बाहरी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या फिर वित्त आयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के बाहरी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार। अगला है, यदि सीआरआर 1% बढ़ाया जाता है तो बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि सीआरआर 1% बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? तरलता घटेगी। क्या होगा? तो तरलता घटेगी। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम आपके लिए तब तक मेहनत कर सकें जब तक आपको सफलता न दिलवा दें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। पूछा गया है कि ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध किससे है? विदेशी निवेश, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, कर नीति या फिर बीमा नीति। क्या पूछा गया है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट पूछा गया है। ऑपरेशन ट्विस्ट हो जाएगा अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, वील्स एंड मील्स एडवांसेस, जिसको आप कहेंगे डब्ल्यूएमए, किससे प्रदान किया जाता है? किससे प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार को। नेक्स्ट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको आप कहेंगे एलएएफ, का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? किस उद्देश्य से किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अल्पकालिक तरलता प्रबंधन के लिए। किसके लिए? तो अल्पकालिक तरलता प्रबंधन के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य, क्योंकि आपके एग्जाम में अब समय बिल्कुल भी नहीं है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी सेकंड वेस्ट हो, इसलिए ताबड़तोड़ रिवीजन करवा रहे हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। आपके एग्जाम से पहले 1000 प्रश्न हम आपको दे देंगे, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाले हैं, बस उनको बार बार देखना है। अगला है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको आप कहेंगे एमएसएफ के अंतर्गत बैंक अधिकतम कितने प्रतिशत तक उधार ले सकती है? एसएलआर के विरुद्ध, आपको पता है। तो राइट आंसर इसका होने वाला है 2%। कितना हो जाएगा? तो 2% होगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसको आप कहेंगे पीसीए ढांचा, किसके लिए लागू किया जाता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचा किसके लिए लागू किया जाता है? बीमा कंपनियां, कमजोर बैंक, शेयर बाजार, सहकारी समितियां। राइट आंसर हो जाएगा कमजोर बैंक। क्या होगा? तो कमजोर बैंक होगा। आरबीआई की बेसल थर्ड मानक किससे संबंधित है? बैंक पूंजी पर्याप्तता, कर दर, विदेशी मुद्रा या फिर बीमा। तो आरबीआई की बेसल थर्ड मानक किससे संबंधित है? आरबीआई की बेसल थर्ड मानक की बात करेंगे तो यह संबंधित है बैंक पूंजी पर्याप्तता से। किससे? तो बैंक पूंजी पर्याप्तता से। भारत में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 2005, 7 या फिर 8, 10? तो बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। भारत में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 2007 इसका राइट आंसर होगा। कोर इन्फ्लेशन में किन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता? तो कोर इन्फ्लेशन में कई बार हमने आपको बताया, ऐसे अच्छा भी शामिल है कपड़ा, परिवहन, लेकिन खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता। किसको? तो खाद्य और ईंधन को। अगला है, स्टेरिलाइजेशन का संबंध किससे है? स्टेरिलाइजेशन का संबंध चिकित्सा, विदेशी मुद्रा प्रवाह के प्रभाव को निष्प्रभावी करना, बैंक बंद करना या फिर कर नीति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विदेशी मुद्रा प्रवाह के प्रभाव को निष्प्रभावी करना। आरबीआई के अनुसार शेड्यूल्ड बैंक होने की शर्त किस अनुसूची में दी गई है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची? तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। आरबीआई के अनुसार शेड्यूल्ड बैंक होने की शर्त किस अनुसूची में दी गई है? तो दूसरी अनुसूची राइट आंसर होगा। क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता पूछा गया है।
SLR, CRR, नगद जमा अनुपात या फिर सभी उपरोक्त जो दिया हुआ है ऊपर, यानी कि बताना है कि क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता निर्भर करती है SLR पर भी, CRR पर भी और नगद जमा अनुपात तो लगाएंगे उपरोक्त सभी। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बैंक शाखा खोलना, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, कर वसूली, विदेशी निवेश। क्या होगा सही उत्तर। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करना। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का अंतर क्या दर्शाता है। बैंक लाफ, LAF कॉरिडोर, विदेशी मुद्रा या फिर कर दर। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का अंतर क्या दर्शाता है। तो याद रखेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का जो अंतर दर्शाता है ये LAF कॉरिडोर हो जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसको आप कहेंगे CAR का न्यूनतम स्तर बेसल थर्ड के अनुसार लगभग कितना है। कितना है तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कितना है तो 9%, कितना तो 9% हो जाएगा। शैडो बैंकिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। सार्वजनिक बैंक, NBFC, सहकारी बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो शैडो बैंकिंग पूछा गया है। क्या लगाएंगे तो राइट आंसर लगाएंगे NBFC। क्या तो NBFC। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी किस परिस्थिति में दी जाती है। सामान्य समय, आपातकालीन स्थिति, कर संग्रह या फिर बीमा भुगतान। सही उत्तर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी किस परिस्थिति में दी जाती है तो आपातकालीन स्थिति राइट आंसर होगा। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कितनी बार प्रकाशित होती है। वर्ष में एक बार, वर्ष में 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो बताना है कि RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कितनी बार प्रकाशित होती है। कितनी बार प्रकाशित होती है तो वर्ष में 2 बार। कितनी बार तो वर्ष में 2 बार। जी सेकेंड शब्द का संबंध किससे है। जी SEC कह सकते हैं, निजी शेयर, सरकारी प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा या फिर बीमा। तो जी शेयर पूछा गया है। क्या होगा जी SES जो हो जाएगा ये सरकारी प्रतिभूतियां होगा। क्या तो सरकारी प्रतिभूतियां। ट्रेजरी बिल अधिकतम कितनी अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। क्या 90 दिन, 182, 364 या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ट्रेजरी बिल अधिकतम कितनी अवधि के लिए जारी किए जाते हैं तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। याद रखेंगे। अगला है इन्फ्लेशन टारगेट भारत में ±2% की सीमा के साथ कितना निर्धारित है। कितना निर्धारित है तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा तो ये निर्धारित है 4%। कितना तो 4%। RBI का इशू डिपार्टमेंट किससे संबंधित है। बैंक लाइसेंस, मुद्रा जारी करना, विदेशी निवेश या फिर बीमा। सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा जारी करना। इशू डिपार्टमेंट की बात होगी तो इशू डिपार्टमेंट क्या करता है तो मुद्रा जारी करता है। करेंसी ट्रस्ट किसके नियंत्रण में कार्य करता है। सेबी, RBI, राज्य सरकार या फिर नाबार्ड। तो करेंसी ट्रस्ट पूछा गया है। करेंसी ट्रस्ट की बात करेंगे तो ये RBI के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में तो RBI के नियंत्रण में। नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज जिसको आप कहेंगे NDTL का उपयोग किस गणना में होता है। CRR, SLR दोनों या फिर कोई नहीं। सही उत्तर इसका हो जाएगा दोनों। CRR में भी और SLR में भी। तो क्या लगाएंगे दोनों लगाएंगे। एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट जिसको आप कहेंगे EBLR किससे जुड़ा है। RBI जिसको रेपो रेट कहेंगे, CBI, RDI, नाबार्ड। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट किससे जुड़ा है। किससे जुड़ा है तो ये RBI रेपो रेट से जुड़ा है। किससे तो RBI रेपो रेट। डिजिटल रूपी किस प्रकार की मुद्रा है। कागजी धातु, केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्रा, निजी क्रिप्टो। तो डिजिटल रूपी किस प्रकार की मुद्रा है। डिजिटल रूपी की बात करेंगे तो डिजिटल रूपी जो है ये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है। क्या है तो डिजिटल रूपी किस प्रकार की मुद्रा है तो डिजिटल रूपी जो है ये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है। वेसल कमेटी का मुख्यालय कहां है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फिर फ्रांस में। सही उत्तर इसका होने वाला है क्या तो सही उत्तर होने वाला है कहां पर है तो स्विट्जरलैंड में है। कहां पर तो स्विट्जरलैंड सही उत्तर होगा। मॉनेटरी ट्रांसमिशन का अर्थ क्या है। नोट छापना,
नीति दर का प्रभाव, बाजार दरों पर पड़ना, विदेशी मुद्रा खरीदना या फिर बैंक लाइसेंस देना। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन का संबंध बात करेंगे। मॉनेटरी ट्रांसमिशन का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो अर्थ है नीति दर का प्रभाव, बाजार दरों पर पड़ना। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जिसको आप कहेंगे एसडीएफ, किस वर्ष शुरू की गई? 2020, 2021, 2022 या फिर 23 में। सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो सही उत्तर होने वाला है 2022 में। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जिसको एसडीएफ कहेंगे, किस वर्ष शुरू की गई? 2022 में। एसडीएफ किसका विकल्प है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट या फिर एमएसएफ? एसडीएफ किसका विकल्प है? एसडीएफ किसका विकल्प है? तो ये हो जाएगा रिवर्स रेपो का। किसका है? तो रिवर्स रेपो का विकल्प हो जाएगा एसडीएफ, याद रखेंगे। अगला है आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन किससे संबंधित है? मुद्रा छपाई, बैंक निगरानी, विदेशी व्यापार, बीमा। तो आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये बैंक निगरानी से। आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन किससे संबंधित है? बैंक निगरानी से। इन्फ्लेशन मापने के लिए आरबीआई मुख्यतः किस सूचकांक को देखता है? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईआईपी या फिर जीटीपी? इन्फ्लेशन मापने के लिए आरबीआई मुख्यतः किस सूचकांक को देखता है? किसको देखता है? तो ये सीपीआई हो जाएगा। इन्फ्लेशन मापने के लिए आरबीआई मुख्यतः किस सूचकांक को देखता है? तो सीपीआई। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का अर्थ क्या है? अंतिम बैंक शाखा, संकट में बैंकों को ऋण देने वाला, विदेशी निवेश या फिर कर वसूली। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का अर्थ क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का अर्थ हो जाएगा क्या? तो याद रखेंगे संकट में बैंकों को ऋण देने वाला। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का अर्थ क्या है? तो संकट में बैंकों को ऋण देना। आरबीआई की स्थापना से पहले केंद्रीय बैंकिंग कार्य कौन करता था? आरबीआई की स्थापना से पहले केंद्रीय बैंकिंग कार्य कौन करता था? एसबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या फिर सेबी? तो आरबीआई की स्थापना से पहले बैंकिंग बात करेंगे केंद्रीय बैंकिंग कार्य कौन करता था? कौन करता था? तो सही उत्तर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना से पहले केंद्रीय बैंकिंग कार्य कौन करता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स पहली बार कब हुआ? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पूछा गया है, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1955, 1969, 1975 या फिर 1980 में। सही उत्तर आपको पता है। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 13 बैंकों का हुआ था। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल नहीं है। कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, शेयर बाजार या फिर निवेश? तो बताएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो शेयर बाजार, निवेश हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? सेबी, आरबीआई, नाबार्ड या फिर आईआरडीएआई? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस कौन देता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर नाबार्ड? तो एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस कौन देता है? एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस देता है आरबीआई। कौन? तो एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई। कॉल मनी मार्केट की अवधि क्या होती है? 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन या फिर 30 दिन? तो कॉल मनी मार्केट की अवधि क्या होती है? कॉल मनी मार्केट की अवधि होती है 1 दिन। कितनी? तो कॉल मनी मार्केट की अवधि 1 दिन होती है। मनी मल्टीप्लेयर क्या पूछा गया है? मनी मल्टीप्लेयर किससे संबंधित है? कर दर, मुद्रा सृजन, बीमा या फिर विदेशी निवेश? पूछा गया है मनी मल्टीप्लेयर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ये किससे संबंधित है? तो मुद्रा सृजन से संबंधित है। किससे? तो मुद्रा सृजन से संबंधित है। अगला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको आप फीमा कहते हैं, किस वर्ष लागू हुआ? 1991, 1995, 1999 या फिर 2002 में? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा किस वर्ष लागू हुआ? फीमा की बात होगी तो ये 1999 में। कब? तो राइट आंसर हो जाएगा 1999, जरूर याद रखेंगे। अगला है बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम अब किस में विलय हो चुका है? सीएमएस, इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम, सेबी स्कोर्स, नाबार्ड पोर्टल। बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम अब किस में विलय हो चुका है?
किसमें विलय हो चुका है? तो अब ये इंटीग्रेटेड अम्समैन स्कीम में, याद रखेंगे। एसएलआर का वर्तमान स्वरूप किस परिसंपत्ति में रखा जाता है? नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां या फिर उपरोक्त सभी। तो एसएलआर का वर्तमान स्वरूप किस परिसंपत्ति में रखा जाता है? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नगद भी, सोना भी, सरकारी प्रतिभूतियां, तो उपरोक्त सभी लगाएंगे। व्हाइट लेवल एटीएम किसके स्वामित्व में होता है? आरबीआई, गैर बैंक कंपनी, एसबीआई या फिर नाबार्ड। तो व्हाइट लेवल एटीएम किसके स्वामित्व में होता है? व्हाइट लेवल एटीएम होता है ये गैर बैंक कंपनी के स्वामित्व में। किसमें? तो गैर बैंक कंपनी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री। बैंक रेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अल्पकालिक ऋण, दीर्घकालिक संकेतक दर, विदेशी मुद्रा या फिर बीमा। तो बैंक रेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बैंक रेट का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो दीर्घकालिक संकेतक दर के लिए। किसके लिए? तो दीर्घकालिक संकेतक दर। अगला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पूछा गया, किसके द्वारा? तो ये जारी किया जाता है आरबीआई, सरकार की ओर से। आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या मानी जाती है? आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या मानी जाती है? कर वसूली, शेयर बाजार संचालन, मूल्य स्थिरता और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा, बीमा बेचना। आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या मानी जाती है? तो आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या मानी जाती है? क्या मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा मूल्य स्थिरता और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा। आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या मानी जाती है? तो मूल्य स्थिरता और बैंक की और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा। तो दोस्तों 50 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, क्या रहा आपका स्कोर, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।